नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। मैं आज पवन गहलोत आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने आपके एक तो जो जनन द्रव्य था इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था कि देशी जनन द्रव्य, विदेशी जनन द्रव्य और आपकी पादप प्रजनन की परिभाषा, उद्देश्य, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम जीन कोश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन कोश के बारे में। ठीक है, अब देखना ये जीन कोश होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ध्यान रखना, जीन कोश मतलब जीनों का एक क्या कोश मतलब एक समूह है पूरा, जिसके अंदर हमें क्या करवाना है? संकरण की प्रक्रिया करवानी है। या तो संकरण होता है इसके अंदर या उनके अंदर संकरण हो सकता है, उनका समूह आपके क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। अब देखना यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि पादप प्रजातियों की वह किस्में, पादप प्रजातियों की वह किस्में जिसमें संकरण होता है या हो सकता है, का समूह जीन कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। ये आप इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना। अब देखते हैं कि ये जीन कोश कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखना, जीन कोश आपके 3 प्रकार का होता है: प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश और तृतीयक जीन कोश। अब देखो इनमें डिफरेंस आपको किस प्रकार से याद रखना है। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका? प्राथमिक जीन कोश। कौन सा हो जाएगा आपके? प्राथमिक जीन कोश। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके? द्वितीयक जीन कोश। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके? तृतीयक जीन कोश। ये आपके 3 प्रकार के जीन कोश होते हैं: प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश और तृतीयक जीन कोश। अब देखो इनमें क्या याद रखना, परिभाषा क्या है इसमें? या तो संकरण होता है या हो सकता है। इन्हीं के आधार पर आपके जीन कोश 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर है इसमें संकरण सफलतापूर्वक हो सकता है, इसमें संकरण कठिनाई से होगा, इसी में संकरण क्या होगा? कठिनाई से होगा। फर्स्ट बात तो संकरण से रिलेटेड हो गई। अब हम संकरण की प्रक्रिया करवाएंगे तो उनके द्वारा आपके F1PD तो बनेगी, उस F1PD के द्वारा ध्यान रखना इसमें जो आपकी संतति प्राप्त होती है, F1PD प्राप्त होती है प्राथमिक जीन कोश में, वो तो कैसी होती है? उर्वर होगी, संतति उर्वर। और इसमें कैसी होगी? उर्वर व बंदी होगी। और इसमें कैसी होगी? बंदी। ये 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी। देखो क्या याद रखना है, प्राथमिक जीन कोश का संकरण करवाने पर संकरण आपके सफलतापूर्वक हो जाता है, सफलतापूर्वक हो जाता है। और अगर द्वितीयक जीन कोश की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब प्राथमिक जीन कोश का संकरण द्वितीयक जीन कोश के साथ करवाते हैं तो संकरण क्या होता है? देखो परिभाषा पूरी लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्राथमिक जीन कोश का संकरण, द्वितीयक जीन कोश के साथ करवाते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे संकरण वो आपके किस प्रकार होगा? संकरण कठिनाई से होगा, संकरण कठिनाई से होगा। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना। अब देखो इसमें क्या होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे द्वितीयक जीन कोश का संकरण, यहाँ पे ध्यान देना, प्राथमिक जीन कोश का संकरण द्वितीयक जीन कोश के साथ करवाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे जो प्राथमिक जीन कोश है इसका संकरण किसके साथ करवाते हैं? तृतीयक जीन कोश के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? तृतीयक जीन कोश के साथ। तो ध्यान देना, जो संकरण की प्रक्रिया होगी वो बहुत ही कठिनाई से होगी, संकरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिनाई से होगी। एक एक बात तो ये हो गई सब में। अब देखो दूसरी बात क्या याद रखनी है कि संकरण के बाद में जो आपके F1PD बनेगी, इसमें जो F1PD बनेगी वो हमेशा कैसी होगी? आपके उर्वर होगी।
कैसी होगी, उर्वर होगी। अब इसमें ध्यान देना कि जो आपके द्वितीयक जीन कोश में जो F1 पीढ़ी बनेगी वो F1 पीढ़ी ध्यान रखना या तो उर्वर भी हो सकती है या बंध्य होगी। और इसमें तृतीयक जीन कोश में ध्यान रखना जो F1 पीढ़ी बनेगी वो हमेशा किस प्रकार की बनेगी, आपके बंध्य बनेगी। किस प्रकार की बनेगी, बंध्य संकर संतति हमें प्राप्त होगी। तो ये आपके जीन कोश के बारे में इतना है, आपको इसको याद रखना है, इसको नोट कर लेना। देखो परिभाषा क्या है कि पादप प्रजातियों की वह किस्म जिसमें संकरण होता है या हो सकता है जीन कोश कहलाता है। अब संकरण की प्रक्रिया करवाएंगे तो इसी के आधार पर आपके प्राथमिक जीन कोश द्वितीयक और तृतीयक हो गया। प्राथमिक में संकरण सफलतापूर्वक कठिनाई से होता है। F1 पीढ़ी में उर्वर संतति, उर्वर बंध्य दोनों, और इसमें बंध्य संतति प्राप्त होती है। ये तो हो गए आपके जीन कोश के बारे में। अब अगली बात करते हैं जनन द्रव्य संरक्षण की। जनन द्रव्य संरक्षण की। अब देखो इसमें जनन द्रव्य संरक्षण क्या होता है, ध्यान रखना। जनन द्रव्य को नष्ट होने से बचाने के लिए उसको संग्रहित करना, उसको सुरक्षित रखना, वो आपके क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जनन द्रव्य को नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, आपके जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। ये आपके इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपके वन्य जीव होते हैं उनका भी तो संरक्षण किया जाता है दो प्रकार से। कौन कौन से, एक तो होता है आपके कौन सा, स्वस्थाने, और दूसरा कौन सा होता है, आपके बहिस्थाने। इसी प्रकार आपके जनन द्रव्य संरक्षण भी आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। देखो पहला तो कौन सा हो जाएगा, आपके स्वस्थानीय संरक्षण। कौन सा हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण। अब देखो इसमें स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। स्वस्थानीय संरक्षण में आपको ये याद रखना है, स्व मतलब आपने खुद का स्थान, जहाँ पे इस जनन द्रव्य की उत्पत्ति हुई है वहीं पर उसको उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करना, वो आपके क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। देखो जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करना, वो आपके क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। उसके खुद के प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करना, वो आपके संरक्षण कौन सा कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। अब बात करते हैं अगली कि एक होता है आपके बहिस्थानीय संरक्षण। दो प्रकार होते हैं जिसमें से दूसरा टाइप कौन सा आता है, बहिस्थानीय संरक्षण। अब देखना इस बहिस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि बहिस्थानीय संरक्षण उस संरक्षण को कहते हैं उसके खुद के प्राकृतिक आवास से कहीं दूर ले जाकर किसी दूसरे आवास में उसको संरक्षित प्रदान करना या उसको संरक्षण देना। ठीक है, वही आपके कौन सा कहलाता है, बहिस्थानीय संरक्षण। कि जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर, ध्यान देना इसमें, प्राकृतिक आवास से दूर सुरक्षित रखना, वो आपके कौन सा हो जाएगा, बहिस्थानीय संरक्षण। अब देखना बहिस्थानीय संरक्षण की कुछ आपकी विशेष संस्थाएं हैं, वो क्या करती है, इस बहिस्थानीय संरक्षण मतलब जनन द्रव्य को सुरक्षित रखती है, और वो कौन सा हो जाएगा आपका, बहिस्थानीय संरक्षण। जिस प्रकार से इसमें बहिस्थानीय संरक्षण में देखो कौन कौन सी संस्था है, पादप बैंक, ये आपके बहिस्थानीय संरक्षण की संस्था है। जीन बैंक, इसके अलावा डीएनए बैंक, और इसके अलावा परोहाग्रे बैंक। ये सारे क्या आपके, या आप बीज बैंक भी लिख सकते हो, ये सारे क्या आपके जनन द्रव्य को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, ये तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, बहिस्थानीय संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो जीन कोश के बारे में पढ़ लिया, एक आपके जनन द्रव्य को संरक्षण के बारे में पढ़ लिया। अब देखो जनन द्रव्य को क्या करना है, यहाँ पे संरक्षण प्रदान करना है। तो संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, जनन द्रव्य को सबसे पहले हमें संग्रहण मतलब इसको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। अब उस बात को यहाँ पे आप समझना,
अब देखो जनन द्रव्य को क्या करना, हमें संरक्षण प्रदान करना है। तो इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जनन द्रव्य को इकट्ठा करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा। तो जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं, हेडिंग क्या है अगली हमारी, जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं। पहली क्रिया क्या है, इसमें ध्यान रखना कि जनन द्रव्य को प्राप्त करना। क्या करेंगे, जनन द्रव्य को प्राप्त करना। तो जनन द्रव्य को प्राप्त करेंगे तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपके, सबसे पहले जनन द्रव्य का अर्जन करना। क्या करना, अर्जन। क्या हो जाएगा, अर्जन। अर्जन मतलब उसको प्राप्त करना। हो गया प्राप्त करना। प्राप्त करने के बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा कि जनन द्रव्य का संरक्षण करना। क्या करना, संरक्षण। संरक्षण करने के बाद में क्या होता है कि तीसरा पॉइंट होगा, वो होगा पॉइंट आपके मूल्यांकन का। कौन सा पॉइंट होगा, मूल्यांकन। जनन द्रव्य को एकत्रित कर लिया, एकत्रित करने के बाद में उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे, मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद में जो फोर्थ नंबर पॉइंट होगा वो पॉइंट हो जाएगा कि मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन करने के बाद में उनकी एक सूची बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सूची। अगला फोर्थ नंबर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सूचीबद्ध करना। और सूची बनाने के बाद में उनका क्या करेंगे, हम गुणन करेंगे। और गुणन करके उनकी संख्या में जैसे ही वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद में उनका क्या कर देंगे, वितरण। वितरण करते किसान क्या करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। अब देखो सूची बना ली, सूची बनाने के बाद में उनका क्या करेंगे, गुणन। गुणन के बाद में क्या करेंगे, वितरण। और वितरण के बाद में किसान उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ये हो गए आपके जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं, संग्रहण की क्रियाएं। यहाँ पे ध्यान देना, संग्रहण की क्रियाएं। जनन द्रव्य संग्रहण की क्रियाएं कि किस प्रकार से जनन द्रव्य को संग्रहित करेंगे, पहले उसको प्राप्त करेंगे, फिर उसका संरक्षण प्रदान करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन, फिर उनकी सूची बनाएंगे एक, फिर उनकी संख्या में वृद्धि करेंगे और फिर उनका वितरण करेंगे और फिर इनका उपयोग करेंगे। ये है आपके जनन द्रव्य संरक्षण की विधियाँ, ठीक है, या क्रियाएं बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके जनन द्रव्य वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पादप पूर्व स्थापन। क्या है अगला टॉपिक हमारे, पादप पूर्व स्थापन। इस बात को आप अच्छे से समझना अब कि पादप पूर्व स्थापन क्या होता है। शुरुआती में मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी पादप पूर्व स्थापन की। पादप पूर्व स्थापन क्या होता है। अब देखो अगली हेडिंग है हमारे पादप पूर्व स्थापन। पादप पूर्व स्थापन। देखो पादप पूर्व स्थापन क्या होता है कि पादपों को उस जगह ले जाकर स्थापित करना जहाँ पे उसको पहले नहीं उगाया गया हो। जैसे कि मैंने उदाहरण के द्वारा आगे भी बताया था, वापस बता रहा हूँ कि एक स्थान हमारे पास ये ए है, एक स्थान हमारे पास बी है। यहाँ पे कोई पौधा उग रहा है, इस पौधे का नाम है मान लो स्मॉल ए। क्या है, स्मॉल ए। यहाँ पे ये स्मॉल ए पौधा नहीं उगता, कभी नहीं उगाया गया। इस स्मॉल ए पौधे को इस बी जगह ले जाकर उगाना, वो आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, पादप पूर्व स्थापन कहलाती है। समझ में आ गई परिभाषा तो कि परिभाषा क्या होती है। अब देखो ये जो पादप पूर्व स्थापन होता है, इस पादप पूर्व स्थापन में क्या होता है कि इस पौधे को, स्मॉल ए पौधे को अगर यहाँ पे ले जाकर उगा रहे हैं तो ये मान लो यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, ठीक है। तो इन दोनों की जगहों में वातावरण क्या अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है। तो जरूरी नहीं कि ये पौधा ए यहाँ पे जाकर के आपके पनप जाए या आपके उपजाऊ हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं। अगर ये वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है यहाँ पे स्थान बी पर, तो ये जो पौधा होगा स्मॉल ए, तो ये तो क्या हो जाएगा, आपके उपजाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपजाऊ। और अगर आपके इस पौधे स्मॉल ए को यहाँ पे ले जाया गया, अगर ये वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं हुआ तो ये पौधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पौधे का वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेना, वो आपके क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो पादप प्रजनन के द्वारा जरूरी नहीं कि पौधा दूसरे जलवायु में जाकर के, दूसरे स्थान पे जाकर के अनुकूलित हो जाए। वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, जलवायु अलग होगी। अगर वो सहन कर लेता उस जलवायु को या टेम्परेचर को तो अनुकूलित हो जाएगा, नहीं तो अनुकूलित नहीं होगा। अब पादप पूर्व स्थापन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके प्राथमिक पादप पूर्व स्थापन, एक होता है आपके प्राथमिक पादप पूर्व स्थापन, एक होता है आपके द्वितीयक
पादप पुरीस्थापन। अब देखो प्राथमिक पुरीस्थापन और द्वितीयक पुरीस्थापन क्या होता है। ध्यान रखना कि जो आपके प्राथमिक पुरीस्थापन है, इस प्राथमिक पुरीस्थापन में जो पादपों की किस्में होती है, उन पादपों की किस्मों में बिना किसी चेन के क्या किया जाता है, इसमें बिना किसी चेन के नए क्षेत्र में ले जाकर उगाया जाता है। वो आपके कौन सा पुरीस्थापन कहलाता है, प्राथमिक पुरीस्थापन। मतलब पौधों का चेन नहीं किया, डायरेक्ट उनको उठा लिया एक जगह से और दूसरी जगह ले जाकर उनको लगा दिया, तो वो कौन सा पुरीस्थापन होगा, आपके प्राथमिक पुरीस्थापन। जबकि जो दूसरा पुरीस्थापन होता है, द्वितीयक पुरीस्थापन, इसमें क्या होगा, पादपों का चयन किया जाएगा, पादपों की किस्मों का चयन करके नए क्षेत्र में ले जाकर उगाना, वो कौन सा पुरीस्थापन कहलाता है, आपके द्वितीयक पुरीस्थापन कहलाता है। तो पादप पुरीस्थापन कितने प्रकार के हो गए, आपके 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, एक तो प्राथमिक पुरीस्थापन, एक आपके द्वितीयक पुरीस्थापन। प्राथमिक पुरीस्थापन में क्या होता है कि बिना किसी चेन के नए क्षेत्र में ले जाकर उस पौधे को उगाना, वो क्या कहलाता है, आपके पादप पुरीस्थापन। वो कौन सा, प्राथमिक। जबकि द्वितीयक पुरीस्थापन में क्या होता है, इसमें आपके पादपों का चयन किया जाता है पहले कि कौन से पादप को हमें ए क्षेत्र से ले जाकर बी क्षेत्र में उगाना है। अगर चयन कर लिया पादपों का तो वो कौन सा हो गया, द्वितीयक। अगर यहाँ पे चयन नहीं किया तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके प्राथमिक पादप पुरीस्थापन हो जाएगा। अब ये बात एक और समझ लेना यहाँ पे कि जब पादप पुरीस्थापन यहाँ से ए से ले जाकर बी में करेंगे तो कुछ ना कुछ क्रियाएं तो हमें करनी पड़ेगी, कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है आपके पादप पुरीस्थापन की क्रियाओं में। पादप पुरीस्थापन की क्रियाएं। अब देखो पादप पुरीस्थापन की क्रियाएं क्या होती है। जिस प्रकार हम घर पे कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, वो क्या, उसकी क्रियाएं। इसी प्रकार पादप पुरीस्थापन करने से पहले जो जो क्रियाएं की जाती है वही क्या, आपके पादप पुरीस्थापन की क्रियाएं। अब पादप पुरीस्थापन करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पादप को क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने को क्या करेंगे, आपके इस प्राप्त करने को क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। क्या करते हैं, अर्जन कहते हैं। अगर मान लो स्थान ए है, यहाँ पे इसमें जो पौधा लगा है, इस पौधे को हमें कहाँ पे उगाना है, स्थान बी पर। तो इस पर मान लो कोई भी कीट या कोई भी रोग लगा हुआ है, तो इस पौधे को हम क्या करेंगे, कीट रहित करेंगे। कीट रहित करना या रोग रहित करना, तो वो प्रोसेस आपकी जो कीट रहित व रोग रहित करते हैं, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है पादप संगरोध। क्या कहलाती है, पादप संगरोध। तो सेकेंड नंबर जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके संगरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगरोध। अब संगरोध के बाद में जो थर्ड नंबर पॉइंट है कि मान लो इस पौधे को यहाँ पे ले गए दूसरी जगह, तो इस पौधे का आपके नाम क्या है, एक तो वो नोट करेंगे। नाम के अलावा इस पौधे को हम बी जगह पर कौन सी डेट को ले गए, कौन सी तारीख को वहाँ पे दूसरी जगह ले गए, वो लिखेंगे। इस पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वो भी नोट करेंगे। इस पादप के कौन कौन से गुण है, कौन सा पादप है आपके आवर्त बीजी है या अनावर्त बीजी है, किस प्रकार की फसल की किस्म है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी सारों की क्या करेंगे, एक सूची बनाएंगे। तो अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आपके सूचीबद्ध करना। कौन सा हो जाएगा, सूचीबद्ध करना। और फोर्थ नंबर जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा कि सूची बना ली उनकी, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा पादप आपके अच्छा है। उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद में उनका क्या करेंगे, गुणन करेंगे। और गुणन करने के बाद में उनका क्या कर देंगे, वितरण कर देंगे। और वितरण करेंगे तो किसान उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो 7 नंबर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आपके उपयोग करना। यह है आपके पादप पुरीस्थापन कंप्लीट। यहाँ पे समझ लेना इसको। पादप पुरीस्थापन क्या होता है, किसी एक पौधे को उस जगह ले जाकर उगाना जहाँ पे उसको पहले नहीं उगाया गया, वो प्रोसेस आपके पादप पुरीस्थापन।
अब दो प्रकार का होता है प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक में बिना किसी चयन के, जबकि द्वितीयक में चयन करके पादपों को उगाया जाता है। और ये आपके पादप प्रजनन की क्रिया है। ये हमने यहाँ पे पादप प्रजनन के बारे में पूरा पढ़ लिया कि आपके पादप पूर्व स्थापन के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पादप पूर्व स्थापन के क्या लाभ है, पादप पूर्व स्थापन के क्या हानियां हैं, संकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन के बारे में भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।